गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास में हम आपको आज हिंदी में पाठ्यक्रम पढ़ाने जा रहे हैं, जिसमें हम आपको पंचवटी चैप्टर करा रहे हैं। उसको कुछ पैराग्राफ कर रहे हैं, वो आज हम आपको कराने जा रहे हैं। ठीक है, हमने आपको 6 पैराग्राफ करा दिए थे, आज 7वां कराने जा रहे हैं। सरल तरल जिन तुहिन कणों से हंसती हर्षित होती है, आत्मीय प्रकृति हमारे साथ उन्हीं से रोती है। अनजानी भूलों पर भी वह अदय दंड तो देती है, पर बूढ़ों को भी बच्चों सा सदैव भाव से सेती है। इसका संदर्भ है कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यखंड में संकलित पंचवटी नामक पाठ से अवतरित है। इसके रचयिता मैथिली शरण गुप्त जी हैं। ठीक है, प्रसंग है यहाँ मतलब प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने लक्ष्मण के माध्यम से प्रकृति का उदात्त चित्रण किया है। एक ओर प्रकृति अपना हर्ष और उल्लास प्रकट करती हुई प्रतीत होती है, तो दूसरी ओर अपने शोक भावों को भी व्यक्त करती है। व्याख्या है, कईवर गुप्त जी कहते हैं कि प्रकृति अपनी ओस की जिन बूंदों के माध्यम से अपनी प्रसन्नता और अपने हर्ष को प्रकट करती है, उन्हीं तरल सरल ओस कणों से अपनी आत्मीयता के कारण वेदना की स्थिति यानी दर्द की दुख की स्थिति में भी यह हमारी सहभागिनी बन जाती है। प्रकृति के न्याय विन्यास की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए लक्ष्मण कहते हैं कि ये जहाँ अनजाने में भी हुई हमारी भूलों और अपराधों के लिए हमें निर्दय भाव से दंड देती है, वहीं यह वृद्धजनों यानी बूढ़े लोगों को भी उसी प्रकार पोषण करती है जैसे कोई माता अपने छोटे बच्चे का पालन पोषण करती है। अर्थात जिस प्रकार माता हमारे द्वारा किए गए अपराधों के लिए हमें दंड देती है, उसी प्रकार प्रकृति भी जिस प्रकार माता अपने सभी बच्चों का पालन पोषण करती है, उसी प्रकार प्रकृति भी बच्चे बूढ़े सभी का समान भाव से पालन पोषण करती है। अब इसका काव्य सौंदर्य, भाषा साहित्यिक खड़ी बोली है, रस श्रृंगार है, गुण माधुर्य है, छंद मात्रिक है, अलंकार रूपक उत्प्रेक्षा अनुप्रास तथा मानवीकरण है। ठीक है, अब अगला है आपका ये 8वां वाला। 13 वर्ष व्यतीत हो चुके पर है मानो कल की बात, बन को आते देख हमें जब आर्त अचेत हुए थे तात। अब वह समय निकट ही है जब अवधि पूर्ण होगी वन की, किंतु प्राप्ति होगी इस जन को इससे बढ़कर किस धन की। देखिए, इसमें कुछ शब्दों के अर्थ बता देते हैं। व्यतीत हो चुके का मतलब बीत गए, आर्त मीन्स दुखी, अचेत मीन्स चेतना मतलब जैसे कहते हैं चेतना से रहित हो जाता है, कोई बेहोश हो जाता है। तात मीन्स पिता, अवधि मीन्स समय सीमा, और इस जन को मुझे यानी खुद लक्ष्मण जी के लिए। ठीक है, अब देखिए इसका प्रसंग है, लक्ष्मण स्वच्छ चांदनी में बैठे हैं, वे कुटिया में सोई हुई सीता जी की पहरेदारी कर रहे हैं और वहाँ बैठे वे अतीत की बातें सोच रहे हैं। तो वे क्या कहते हैं, कवि कहते हैं कि लक्ष्मण जी सोचते हैं आज वनवास की अवधि के 13 वर्ष व्यतीत हो चुके या बीत गए हैं, किंतु ऐसा लग रहा है जैसे यह कल की ही बात हो। जब हम लोग वनवास के लिए अयोध्या छोड़ रहे थे तो पिताजी बहुत दुखी हुए थे। दुख इतना गहरा था कि वे बेहोश हो गए थे। 13 वर्ष बीत गए हैं, 1 वर्ष शेष रह गया है। शीघ्र ही वह समय भी आ जाएगा जब वनवास की अवधि समाप्त हो जाएगी। मेरे लिए वनवास का समय बहुत ही शुभप्रद यानी अच्छा रहा। मैंने वन में रहकर भाई श्री राम और भाभी सीता की सेवा करने का जो सुअवसर प्राप्त किया है, वह मेरे जीवन का सबसे बड़ा धन है। इससे बड़ा कोई दूसरा धन नहीं हो सकता है। ठीक है, अब इसका काव्य सौंदर्य, भाषा साहित्यिक खड़ी बोली है, रस शांत है, गुण प्रसाद है, छंद मात्रिक है, अलंकार इसमें उत्प्रेक्षा स्वभावोक्ति तथा रूपक अतिशयोक्ति आदि।
अब अगला देखिए पैराग्राफ। अगला पैराग्राफ है, क्योंकि एक ही रह जाएगा इसलिए ये भी करा देते हैं। और आर्य को राजभार तो वे प्रजार्थी धारेंगे, व्यस्त रहेंगे, हम सबको भी मानव विवश विसारेंगे। कर विचार लोकोपकार का, हमें न इससे होगा शोक, पर अपना हित आप नहीं क्या कर सकता है ये नरलोक। यहाँ पे है परंतु दिखाई नहीं दे रहा, साफ हो चुका है। तो देखिए इसमें शब्दों का अर्थ, आर्य का मतलब होता है बड़े भाई, प्रजार्थ का मतलब प्रजा के लिए, धारेंगे धारण करेंगे, व्यस्त यानी कार्यों में लगे रहना, विसारेंगे का भूल जाएंगे, लोकोपकार लोक का उपकार यानी संसार का भला करने के लिए, नरलोक ये मनुष्यों की आदमियों की दुनिया। ठीक है। प्रसंग है, सीता जी की कुटिया के आगे बैठे हुए लक्ष्मण जी विचार कर रहे हैं। तो कवि कहते हैं कि लक्ष्मण जी विचार कर रहे हैं कि वनवास की समाप्ति पर जब हम लोग अयोध्या चले जाएंगे तब पूज्य भाई श्री राम को राज्य का कार्य देखना होगा। राज्य प्राप्त करने की उनकी अपनी कोई इच्छा नहीं है, राज्यभार तो वे केवल प्रजा के लिए ही धारण करेंगे। इस कार्य में वे कितने व्यस्त रहेंगे इसका मैं अनुमान कर सकता हूँ। उनकी व्यस्तता ऐसी होगी कि प्रजा के हित चिंतन में वे हमें भी भूल जाएंगे। अब भूलना उनकी आदत नहीं, उनकी व्यवस्था होगी, किंतु हमें इसलिए इसका कोई दुख नहीं होगा क्योंकि वे लोकोपकार यानी संसार का उपकार करने के लिए ऐसा करेंगे। परंतु मेरी समझ में ये नहीं आता कि ये लोकहित करने के लिए राजा की आवश्यकता ही क्या है। क्या दुनिया के आदमी अपना हित स्वयं नहीं कर सकते? अर्थात तात्पर्य ये है कि यदि ये लोग अपना और समस्त लोग का हित कर सकते तो संसार कितना सुंदर और मधुर सुखद होता। काव्य सौंदर्य, भाषा साहित्यिक खड़ी बोली है, रस शांत है, गुण माधुर्य है, छंद मात्रिक है, अलंकार इसमें उत्प्रेक्षा है। आज ये आपका मतलब चैप्टर जो है वो समाप्त हो गया है। ठीक है, ये पंचवटी से लिया गया है।